उत्तराखंड में सिर्फ 24 साल के एंजल चकमा का कत्ल नहीं हुआ, उस गर्व की भी हत्या हुई जिसे वैश्विक मंचों से दोहराया जाता है कि हम भारतीय हैं। क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, इसे भारत के ही कुछ लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसका रंग रूप उन जैसा नहीं था, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट तरीके से आपकी स्थानीय भाषा नहीं बोल पा रहा था। दरअसल ये तमाम तर्क बहुत बौने हैं। एंजल चकमा ने तो पिटाई के वक्त बार बार कहा था, आई एम इंडियन। अब भी जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वह अंग्रेजी में क्या कह रहे थे, तो मैं बताए देता हूं। इसका मतलब है मैं भारतीय हूं। मराठी में इसे कुछ ऐसे कहा जाएगा कि मी भारतीय आहे। तमिल में कहा जाएगा नॉन इंडियन। जिस भाषा में बात पहुंचे अर्थ एक रहेगा। एंजल चकमा त्रिपुरा के थे। 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे, पर जख्म बहुत गहरे थे। 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। एंजल का परिवार कह रहा है कि यह रेशियल किलिंग है, माने नस्ल भेद के आधार पर हुई हत्या। यह गंभीर आरोप है। अब आपको 9 दिसंबर को हुआ क्या था उस दिन पर ले चलता हूं। शाम का वक्त था। एंजल और उनका छोटा भाई माइकल सब्जी खरीदने निकले थे। तभी 6 लड़के, जिनमें 2 नाबालिग भी थे, उन्होंने एंजल और माइकल पर नस्लभेदी कमेंट किया। एंजल बोले, हम चाइनीज नहीं, हम इंडियंस हैं। हम इसे प्रूफ करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं? पुलिस के मुताबिक वो 6 लड़के नशे में थे। उन्होंने एंजल और उनके भाई पर धारदार हथियारों से हमला किया। मेडिकल रिपोर्ट कहती है एंजल की पीठ और सिर पर घाव थे। पैरों और शरीर का दाहिना हिस्सा काम नहीं कर रहा था। एंजल की रीढ़ की हड्डी और दिमाग में भी गहरी चोटें आई थीं। इन सब से जूझते हुए एंजल ने 26 दिसंबर को देहरादून के ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। और पता है, एंजल का भाई अभी भी अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस घटना के बाद लिखा है, आई एम इंडियन नॉट चाइनीज। इसके साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने साथ हुए वाकये का जिक्र किया है। सुनिए। और शायद बहुत हमारे उत्तर पूर्वांचल के साथ हुआ। जब हम एक बार आगरा गए तो गार्ड ने हमसे पूछा कि आप कहां के हो, आप हमें अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो आप लोग तो आपने ये कभी महसूस नहीं किया होगा कि खुद के ही देश में खुद का ही भाई आपसे आपका पासपोर्ट मांग रहा है। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, ये बस हम जो उत्तर पूर्वांचल से आते हैं, ये बस हम ही समझ सकते हैं। इसमें कितना गम है, कितना दर्द है और कितनी ताकत चाहिए कि इसके पश्चात भी भारत माता की जय, जय हिंद और देश का झंडा अलग अलग मंच पे हम गर्व से लहराते हैं। ये हमारी देशभक्ति और हमारी सहनशीलता और हमारे ताकत का प्रमाण है। पुलिस ने अब तक इस केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक फरार है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक यही मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है। इसी ने एंजल पर चाकू से हमला किया था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बहरहाल, हमारी सरकारों ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए किया क्या है? जब बेरोजगारी की हालत देखी जाती है तो हम सब लगभग एक कतार में खड़े नजर आते हैं। जैसे हम यूपी वाले, या हम बिहार वाले, या एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले, या हम त्रिपुरा, मेघालय, असम वाले निकलते हैं नौकरी की तलाश में अलग अलग राज्यों की तरफ। फिर जब दूसरे राज्यों में भेदभाव किया जाए तो खलिश पैदा होती है। बिहार से हैं तो बिहारी, यूपी से हैं तो यूपी वाला, बंगाल से हैं तो बंगाली, और भी कई उदाहरण हैं। कई बार जानबूझकर तो कई बार अनजाने में बांट लेते हैं अपनी भारतीयता को। हम तो अपनी भाषाओं पर भी बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ खबरों की कटिंग्स दिख रही होंगी जो बताती हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए नस्लीय भेदभाव एक पैटर्न बन गया है। अब इससे जुड़े कुछ सर्वे और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एथनिक टॉलरेंस को पहले समझ लीजिए, आगे इसका इस्तेमाल होने वाला है। किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या नस्ल के लोगों को उनके अलग होने के बावजूद स्वीकार करना और उनका सम्मान करना ही एथनिक टॉलरेंस है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया यानी NHRC की एक स्टडी के मुताबिक यदि एथनिक टॉलरेंस की बात की जाए तो 54% नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली शहर को सेफ और सिक्योर नहीं मानते। वहीं 67% लोग नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं। जब इस मामले में हम रीच आउट फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एक सर्वे का डेटा देखते हैं तो सर्वे में शामिल लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने कहा
कि उन्हें अपनी एथनिसिटी की वजह से भेदभाव झेलना पड़ा है। वहीं 24% लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा भेदभाव कभी नहीं झेलना पड़ा। 10% कहते हैं कि उनके साथ यह अक्सर होता है। उसी सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऑफेंसिव नाम से बुलाया जाता है, तो आधे से ज्यादा लोगों ने इसके लिए हामी भरी। अब ये समझ लेते हैं कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर रेशियल और हेट क्राइम्स को बढ़ते देखा। फिर 5 फरवरी 2014 को एमपी बेजबरुआ की अध्यक्षता में बेजबरुआ कमेटी बनाई। रिपोर्ट में बताया गया कि 86% माइग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली में भेदभाव का सामना करना पड़ा। इससे उन पर गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। सरकार की ओर से एनसीईआरटी बुक्स में नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के सुझाव दिए गए ताकि रेशियल वायलेंस और हेट क्राइम्स को रोका जा सके। और भी कई दावे कि फलाना किया गया, ढिमकाना हुआ, लेकिन सवाल यही है कि कुछ बदला क्या? नहीं। जब नहीं बदल रहा है तो बदलते रहिए, सख्ती लाइए। जो लोग अपने घटिया शब्दों के साथ पीछे दौड़ पड़े हैं, उम्मीद है कुछ बातें आप तक पहुंचा पाया हूं। खबर आपके लिए लिखी है मेरे साथी ऋतु ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।